हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएन स्मार्ट लर्निंग। करंट अफेयर्स के एनालिसिस के एक नए सेशन के साथ मैं फिर एक बार आपके साथ उपस्थित हूं। नथिंग बट द बेस्ट, ये हमारा थीम है जिस पे हम वर्क करते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग सबसे बेस्ट हम आपको देने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं एक डॉक्ट्रिन की। ये डॉक्ट्रिन है सिनाट्रा डॉक्ट्रिन। जैसे इस डॉक्ट्रिन या सिनाट्रा का नाम आता है तो मुझे याद आता है एक गाना, आई फेस्ड इट, आई स्टूड टॉल एंड आई डिड इट माई वे। ये एक सॉन्ग था सिनाट्रा, यानी फ्रैंक सिनाट्रा 1950s के एक आर्टिस्ट हुआ करते थे, सिंगर थे, और उनका ये गाना था, फेमस गाना था माई वे। उसकी कुछ लाइनें ये हैं, तो वहीं से ये डॉक्ट्रिन आई है। कैसे और अभी ये क्यों न्यूज़ में है, ये हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिनाट्रा की। सिनाट्रा हम कह ही चुके हैं, फ्रैंक सिनाट्रा एक सिंगर हुआ करते थे। अभी इस डॉक्ट्रिन का यूज कर रहे हैं सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, सीईई मेंबर कंट्रीज जो हैं वो सिनाट्रा डॉक्ट्रिन का यूज कर रहे हैं, और ये इसका यूज कर रहे हैं काउंटर करने के लिए चाइना को। चाइना की एक पॉलिसी है 17+1, यानी 17+1 जो पॉलिसी है चाइना की, उसके अंतर्गत चाइना यूरोपियन कंट्रीज को सस्ते लोन देता है और उनको उनके ऊपर इकोनॉमिकल कंट्रोल करने के बाद उनकी जो पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसी, उनमें चेंज करने की कोशिश करता है, उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो उस एग्रेशन से बचने के लिए ही जो सेंट्रल यूरोप की कंट्रीज हैं उन्होंने ये सिनाट्रा डॉक्ट्रिन यूज करना शुरू किया है। सिनाट्रा डॉक्ट्रिन ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई देश या कुछ कंट्रीज यूज कर रहे हैं। इससे पहले भी रसिया यानी सोवियत रूस इसका इस्तेमाल कर चुका है। आगे अगर हम बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज जो इस डॉक्ट्रिन को यूज कर रहे हैं वो मेनली दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, उनका जो कोऑपरेशन है चाइना के साथ उसको वो जारी रखेंगे कोविड-19, क्लाइमेट चेंज और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के रिगार्डिंग। उन कॉन्फ्लिक्ट के लिए चाइना के साथ उनका जो भी रिश्ते हैं वो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, लेकिन वो अपना टेक्नोलॉजिकल सेक्टर और इकोनॉमिकल सेक्टर है उसकी सॉवरेनिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। यानी वाइस वर्सा टाइप की स्थिति यहां पे रहेगी। अगर हम बात करें इस डॉक्ट्रिन की, तो जो ये डॉक्ट्रिन है वो 17+1 इनिशिएटिव हम बात कर चुके हैं। 18 जो नेशंस हैं, 18 कंट्रीज हैं सेंट्रल यूरोप की, उनके साथ इस टाइप के रिलेशंस चाइना रखता है एक नीति बना के। आगे अगर बात करें कि ये डॉक्ट्रिन पहले 1955 में ये डॉक्ट्रिन मिखाइल गोर्बाचेव ने यूज की थी, और जो सोवियत संघ के ये जो लीडर थे इन्होंने इस नीति का यूज किया था कुछ सोशलिस्टिक कंट्रीज के लिए। यानी जब 1955 में पोलैंड के जो आप बात करें अगर, तो वर्सा पैक्ट जो हुआ था उसमें कुछ स्टेट्स थे, उनके इंटरनल अफेयर्स में अपना हस्तक्षेप बनाए रखने के लिए उन्होंने इस नीति का यूज किया था 1955 में। आगे अगर हम बात करें तो ये जो नाम है इस नीति का, वो एक सॉन्ग है माई वे, उस वक्त बहुत फेमस सॉन्ग था ये, और ये फ्रैंक सिनाट्रा का है, तो वहीं से सिनाट्रा डॉक्ट्रिन इसका जो नाम है वो लिया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिनाट्रा डॉक्ट्रिन। अब नेक्स्ट न्यूज़ का एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंडिया की यूनियन टेरिटरी J&K से, जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर से। वहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन के तैयार होने वाला है, यानी अभी इसका उद्घाटन होने ही वाला है। ये जो ब्रिज है ये बन रहा है चेनाब रिवर के ऊपर। चेनाब रिवर है J&K में फ्लो करती है, उसके ऊपर ये जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये बन के तैयार हुआ है। 359 मीटर्स है ये चेनाब रिवर बेड से, यानी उसका जो नदी का तल है उससे 359 मीटर हाइट तक ये रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो एफिल टावर है आपका फ्रांस में, उससे भी 35 मीटर्स टालर रहेगा। और अगर बात करें कि इसने किसको सरपास किया है, तो चाइना का सुवाई रेलवे जो ब्रिज है ये बेपान रिवर के ऊपर है, इसको सरपास किया है। वो 275 मीटर टॉल था, और अभी वर्ल्ड का टॉलेस्ट जो अगर या हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज है वो होगा चेनाब रिवर पे, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत। अब आगे बात करते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक न्यूज़ की। अभी न्यूज आई कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सी है, तो जी हाँ, दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। दिस इज नॉट ए गुड न्यूज़, लेकिन दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है वो इतना बढ़ चुका है कि ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल्स में शुमार हो गई है। आगे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 अभी जारी हुई, उसमें दिल्ली को
मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल का दर्जा दिया गया। अगर ओवरऑल एज ए सिटी देखा जाए तो ये 10th पोजीशन पे आती है। आगे बात करते हैं कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, तो वो है सिंजियांग, जो कि चाइना में है। सिंजियांग सिटी चाइना की ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड की, और सेकंड नंबर पे आती है गाजियाबाद। अगर हम कंट्रीज की बात करें तो इंडिया आता है 3rd पोजीशन पे। इंडिया है वो है 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन 2020। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो सबसे नंबर 1 पे आती है बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे जो कंट्री है वो है पाकिस्तान। यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया ये 1st, 2nd और 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज हैं। अगर हमारे पड़ोसी देश चाइना की हम बात करें तो वो आता है 11th पोजीशन पे। 11th रैंक है इस रिपोर्ट में, जो कि 2020 के रिगार्डिंग जारी अभी अभी की गई है। अभी अभी एक खबर आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी तमिलनाडु जो है उसको रूल कर्व का उपयोग करना चाहिए मुलापेरियार डैम के रिगार्डिंग। तो क्या है रूल कर्व और मुलापेरियार डैम क्यों हमेशा न्यूज़ में रहता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुलापेरियार से रिलेटेड फैक्ट्स, और ये आपको याद करने होंगे आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुलापेरियार जो डैम है वो लोकेटेड है केरल राज्य में, लेकिन ऑपरेट किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1886 में जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसने एक एग्रीमेंट किया था महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर के साथ। तो वो जो एग्रीमेंट था उसमें पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, और 999 ईयर्स के लिए लीज पे जो वो डैम है वो लिया उस वक्त की प्रेसिडेंसी ने। अब अगर बात करें कि ये कैसे है क्या है, तो मेनली ये जो पेरियार इरिगेशन वर्क है इसके लिए जो भी उस वक्त की प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, उन्होंने काम किया, इस डैम को बनाया और इरिगेशन के लिए इसका यूज किया गया। ये 87 से 95 के बीच में ये डैम बन के तैयार हुआ, और ये जो डैम था इसने एक रिवर का पूरा फ्लो जो है, जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ मोड़ दिया। वो रिवर फ्लो होके जाती अरेबियन सी में, लेकिन इस डैम की वजह से उसका जो फ्लो है वो किधर कर दिया, बे ऑफ बंगाल की तरफ, और उससे इरिगेशन यानी जो आप कह सकते हैं सिंचाई के लिए जो पानी है वो मिला मद्रास प्रेसिडेंसी के लोगों के लिए, मेनली मदुरई। तो ये सारा जो इशू है वो हमेशा, क्योंकि ये लोकेटेड है केरल में और इसको जो हैंडल करता है वो करता है या ऑपरेट करता है वो करता है तमिलनाडु, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। केरल वाले कहते हैं कि ये जो डैम है ये कमज़ोर हो चुका है और हमारे यहाँ के जो लोग हैं कभी भी उनकी जान के लिए इससे खतरा हो सकता है। तमिलनाडु कहता है कि ये जो डैम है इसका पानी कितना रखना है उसमें और कब रिलीज़ करना है, ये सारी बातें हमारे अंतर्गत आती हैं, तो आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा केरल और तमिलनाडु के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को रूल कर्व की बात करता है वो, कि उसके अकॉर्डिंग आपको पानी रखना चाहिए या छोड़ना चाहिए। रूल कर्व जो होता है वो एक डैम में पानी कितना रहना चाहिए उसके बारे में उसको डिसाइड करता है। तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट इनको इंटरफेयर करता है, तो ये इशू हमेशा चलता रहता है। सबसे पहले ये है कि ये जो डैम है वो 2 रिवर, अगर बात करें आप तो मुलियार और पेरियार, ये जो रिवर हैं इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है केरल में, वहाँ पे है, वहाँ पे ये डैम लोकेटेड है। तो कौन सी 2 रिवर्स के लिए ये डैम लोकेटेड है, कौन सी 2 रिवर्स इस डैम में आके मिलती हैं, तो वो है आपका मुलियार और पेरियार रिवर। आगे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट रिहेब की। प्रोजेक्ट रिहेब क्या है? सबसे पहले रिहेब प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। जी हाँ, अगर कहें हम हाथी की लैंग्वेज में कि इंसान से डर नहीं लगता साहब, मधुमक्खी से लगता है, तो इसी डर का यूज करके एक फेंसिंग की जाती है और उस फेंसिंग से जो जंगली हाथी हैं उनको रोका जाता है ह्यूमन एरियाज में आने से। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये KBIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, वो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, उसका इनिशिएटिव है ये। उसका एक दूसरा जो इनिशिएटिव है वो है नेशनल हनी मिशन, यानी वो क्या करेगा कि जो भी पेरीफेरी होगी उस पेरीफेरी में वो हनी बॉक्सेस रखेगा, यानी मधुमक्खी पालन करेगा, और मधुमक्खियों के डर से जो हाथी हैं वो जंगल से बाहर नहीं आएंगे ह्यूमन एरियाज में। तो इस तरीके से हाथियों को रोका जा सकता है और उनका जो कन्फ्लिक्ट है ह्यूमंस के साथ उसे रोका जा सकता है, और साथ में शहद जो है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा सकता है। ये जो शुरू हुआ है वो हुआ है कर्नाटका के
कोडागू में। ये प्लेस आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है आपको KBIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है उसका ये एक इनिशिएटिव है। और जो फियर होता है हाथियों में बीज के रिगार्डिंग, प्रोवन फियर ऑफ द बीज, उसका यूज़ करके ही ये जो प्रोजेक्ट है रिहेब ये बनाया गया है। आगे हम बात करते हैं NPR की। NPR, NRC, CAA, ये सारे शब्द आपने सुने होंगे क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये शब्द रहते हैं। कुछ अमेंडमेंट्स भी इन रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने किए हैं। तो NPR क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। NPR की अगर हम बात करें तो ये है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये जनरली जो रेजिडेंट्स होते हैं कंट्री के उनका एक रजिस्टर होता है। इससे पहले हम यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी लेके चलते हैं सेंसस की। देखिए अभी 2021 का जो सेंसस है वो होने वाला है, यानी जो जनगणना है 2021 की वो होने वाली है। ये 16वीं जनगणना होगी, 16 सेंसस है ये इंडिया का। ये फैक्ट आपको याद रखना है, 16 सेंसस है। इसके अलावा ये होने वाला था मार्च अप्रैल 2020 में, लेकिन कोविड-19 की वजह से अभी ये थोड़ा बढ़ा दिया गया है और शायद 2021 में ये पूरा हो। सबसे पहले जो सेंसस होता है ये किसके अंतर्गत होता है? देखिए इसमें सेंसस कमिश्नर होता है जिसे रजिस्ट्रार भी कह सकते हैं आप। तो जो रजिस्ट्रार या जो सेंसस कमिश्नर होता है वो काम करता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। यानी अगर हम बात करें तो हमारी जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ही सेंसस करवाती है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये आपको याद करते हुए चलना है। आगे हम बात करें NPR की, तो देखिए NPR जो है वो भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही होता है और उससे भी जो सेंसस कमिश्नर या फिर आप रजिस्ट्रार कह सकते हैं, रजिस्ट्रार जनरल जिसे बोलते हैं, वो ही इसको करवाता है। NPR की बात करते हुए आखिर NPR क्या होता है, सेंसस में और NPR में क्या डिफरेंस होता है? देखिए सेंसस होती है वो जनगणना होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि आपका सेक्स मेल है या फीमेल है, आपकी कास्ट, क्रीड, सोशल, इकोनॉमिकल, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस को देखते हुए सेंसस है वो किया जाता है। NPR का सीधा सीधा सा मतलब है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की इस वक्त हमारा जो नेशन है उसकी पॉपुलेशन कितनी है। इसमें एक टर्म होती है, अगर उस टर्म की हम बात करें तो वो है यूजुअल रेजिडेंट। तो यूजुअल रेजिडेंट क्या होते हैं? देखिए ऐसे रेजिडेंट जो पिछले 6 महीने से रह रहे हैं और आगे 6 महीने तक रहेंगे, वो भी उस देश की पॉपुलेशन, या अगर हम भारत के रिगार्डिंग बात करें तो भारत की पॉपुलेशन के अंतर्गत आएंगे। जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल देते हैं कि बाहर से पढ़ने के लिए कोई छात्र आया दिल्ली यूनिवर्सिटी में और वो पिछले 1 साल से पढ़ रहा है और आगे 3 साल तक उसे और पढ़ना है, तो उसको भी इंडिया की पॉपुलेशन में काउंट किया जाएगा। उसके भी जो डाटाज हैं वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में रहेंगे। अभी अभी इसमें कुछ और चीज़ों को इंक्लूड किया है, यानी ज़्यादा डाटा, जैसे लाइक आपका जो पासपोर्ट है, आपका जो मदर फादर का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस है, आपका मोबाइल नंबर है, इस टाइप की चीज़ें और इसमें इंक्लूड की गई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो हुए हैं। तो NPR जो होता है वो जनरली पॉपुलेशन को दिखाता है किसी की कंट्री की, और NPR सबसे पहले 2010 में हुआ था, फर्स्ट कलेक्टेड। NPR वाज फर्स्ट कलेक्टेड 2010 और इसको अपडेट किया गया था 2015 में। ये 2003-4 के बीच में एक एक्ट आया था, सिटीजन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ही जो NPR है वो किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो इस वक्त सेंटर इज प्लानिंग टू अलाउ रेजिडेंट्स टू फिल द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इस बार का जो सेंसस आने वाला है उससे पहले सेंटर कह रहा है कि आप NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर है उसको ऑनलाइन एक फॉर्म आप फिल कर देंगे और उसके बाद जो डोर टू डोर इन्यूमरेशन होगा सेंसस का, जो ऑफिशियल्स आएंगे आपके घर, वो उस बात को ऑनलाइन डायरेक्टली वेरीफाई कर पाएंगे। तो अब का इस बार का जो सेंसस है वो पहला पेपरलेस सेंसस भी होने वाला है। और दूसरा फैक्ट NPR से रिलेटेड है, ये आपने देखा, NPR एक जनरल पॉपुलेशन को दिखाता है किसी भी कंट्री की। अगर आगे हम बात करें तो NRC आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा इशू में रहता है NRC, जिसे NRC भी कह सकते हैं और NRIC भी कह सकते हैं, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स या नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स, NRIC। NRIC के रिगार्डिंग सबसे पहले ये कंपलसरी है फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री टू रजिस्टर इन ए नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स, जिसे NRIC कहेंगे, पर सेक्शन 14A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट
1955 जिसे 2004 में अमेंड किया गया था। दूसरा है कि इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रूल 3 ऑफ द सिटीजनशिप रूल्स 2003 फ्रेम अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन shall establish and maintain the national register of Indian citizens and prepare the population register। यहाँ ये एनपीआर से कैसे अलग है? देखिए, एनपीआर में जो सिर्फ पॉपुलेशन को दिखाता है, ये सिटीजन्स को दिखाता है। सिटीजन्स यानी आपके जो अगर फादर मदर उनकी बात करें, वो यहाँ के निवासी रहे हैं या नहीं रहे हैं, उस क्षेत्र विशेष के आप निवासी कितने समय से हैं, कहीं आप बाहर से माइग्रेट होके तो यहाँ नहीं आए हैं, उन सारी चीज़ों को जो एनआरसी है ये दिखलाता है। तो ये एनआरसी और एनपीआर और सेंसस, ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं, ये हैं लगभग एक, इसमें एक स्लाइट डिफरेंस होता है। और अभी क्योंकि 2021 में 16 सेंसस आने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो ये इश्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिगार्डिंग इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जी हाँ, अभी 5 मार्च को इंडिया चौथे पोजीशन पे पहुंच गया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मामले में। विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है उसमें इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में इस वक्त चौथे नंबर पे हो गई है। पहले वो 5वें नंबर पे था, अभी उसने रसिया को सरपास किया है रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अगर हम बात करें इंडिया की, तो ये 4th लार्जेस्ट एक्सचेंज रिजर्व रखता है वर्ल्ड में। अभी इंडिया के पास $580.3 बिलियन हैं एज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और अगर हम ओवरऑल कंट्रीज की बात करें तो चाइना आता है नंबर 1 पे, उसके बाद आता है जापान और फिर आता है स्विट्जरलैंड। यानी चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और इंडिया, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टेबल है, उसके अगर रिगार्डिंग हम देखें तो ये 4 कंट्रीज हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में 1, 2, 3, 4 पोजीशन पे आती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो राज्यसभा से है। राज्यसभा ने अभी एक बिल पास किया है। ये बिल है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए, राज्यसभा में इस बिल को जो पास किया गया उसमें कुछ चेंजेज किए गए हैं। लाइक अपर लिमिट बढ़ा दी गई है एबॉर्शन की परमिशन की, जो कि पहले 20 वीक्स का हुआ करता था, अब उसे बढ़ा के 24 वीक्स कर दिया गया है इन द केस ऑफ स्पेशल कैटेगरीज। स्पेशल कैटेगरी वुमेन्स होती हैं लाइक द रेप सर्वाइवर्स, विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट, माइनर्स एंड द डिफरेंटली एबल्ड जो वुमेन हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हैं और उन्हें उसको एबॉर्ट करवाना है तो उस एबॉर्शन की जो लिमिट है वो 24 वीक्स तक कर दी गई है। अभी पहला ये एक चेंज किया गया है। इससे पहले जो बिल था वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 था और अभी उसमें ही अमेंडमेंट किए गए हैं। दूसरा जो है अमेंडमेंट वो था कि पहले जो माइनर्स होते थे उनको एक रिटन परमिशन लेनी पड़ती थी गार्जियन से, यानी गार्जियन की कंसेंट की जरूरत होती थी। अभी इसको हटा दिया गया है, इस चीज़ को, इस प्रोविजन को एक्सक्लूड कर दिया गया है नए लॉ के अंतर्गत। तो ये 2 फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग दिस टर्मिनेशन बिल। आगे हम बात करते हैं ट्राइफेड की। ट्राइफेड जो है इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए आप, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसने एक प्रोग्राम शुरू किया, बंधन विकास योजना। बंधन विकास योजना है वो ट्राइबल एरियाज के लिए है मेनली ये योजना। इसके अंतर्गत मणिपुर जो है वो अभी सबसे ज़्यादा, मतलब एक चैंपियन स्टेट की तरह उभरा है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ इस योजना के अंतर्गत। ये जो योजना है ये ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं जिनका जो जीवन है वो मूलतः वनों में रहते हैं और वनों से प्राप्त जो भी सामग्री या पदार्थ होते हैं उनके ऊपर उनकी आजीविका टिकी होती है, उसको ही प्रमोट किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। और सबसे ज़्यादा रोजगार इस योजना के अंतर्गत दिया मणिपुर ने। पहला तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा है कि ये योजना क्या है, तो ये प्रोग्राम है फॉर वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस बाय एस्टेब्लिशिंग बंधन केंद्रास टू फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड फॉर द फॉरेस्ट बेस्ड ट्राइब्स।
इनके लिए ये बंधन योजना की शुरुआत की गई है। कौन करता है? ट्राइफेड करता है। और ये 2 फैक्ट, ट्राइफेड, बंधन योजना और मणिपुर, ये आपको याद करते हुए चलना है। आगे अगर हम बात करें तो अभी अभी केंद्र सरकार एक नई स्क्रैप पॉलिसी लेके आई है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के नाम से इसे जाना जाएगा। हमारे जो मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, नितिन गडकरी, उन्होंने अनवेल किया इस पॉलिसी को। इस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ आपको रिबेट मिलेगी। जैसे पहली जो रिबेट है वो 25% मिलेगी पर्सनल व्हीकल्स की खरीद पे और 15% मिलेगी कॉमर्शियल व्हीकल्स की खरीद पे, अगर आप स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो। यानी आपकी कोई पुरानी गाड़ी है, आप इस स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत आपने उसको नष्ट करवाया, आपने एक सर्टिफिकेट लिया, उस सर्टिफिकेट के साथ आप 25% पर्सनल व्हीकल्स पे और 15% कॉमर्शियल व्हीकल पे रिबेट पा सकते हैं रोड टैक्स में। पहला जो है ये है। दूसरा ये है कि 5% का एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा ऑन द परचेज ऑफ न्यू व्हीकल अगेंस्ट द स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट। तो ये 2 चीज जो हैं ये दोनों इस पॉलिसी के अंतर्गत इंक्लूड है। अब आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जिन्हें हमें मेमोराइज करना है हमारे वनडे एग्जाम के रिगार्डिंग। सबसे पहले जो पहला फैक्ट है वो है कि यूएस कॉन्सुलेट है, उन्होंने एक अवार्ड दिया है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया है गौसाल्या शंकर को, जो कि तमिलनाडु से हैं और एक एंटी कास्ट एक्टिविस्ट हैं। ये फैक्ट आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, फुटबॉल जगत में काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं ये फुटबॉल जगत के। इन्होंने अभी अभी वर्ल्ड हिस्ट्री में अब तक सबसे ज़्यादा गोल बनाने का जो रिकॉर्ड है, 770 गोल्स इन्होंने अब तक बनाए हैं, वो अपने नाम किया है और इन्होंने सरपास किया है पेले को। इससे पहले पेले जो था वो सबसे ज़्यादा गोल उनके नाम थे। नेक्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है, वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल फ्लाइंग कार जिसका नाम है पल्वी लिबर्टी, ये बन रही है गुजरात में, इंडिया। जी हाँ, इंडिया में ही बन रही है कॉमर्शियल फ्लाइंग कार पल्वी लिबर्टी, ये नाम आपको याद रखना है। एक बुक है इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये बायोग्राफी है मनोहर पारिकर की। मनोहर पारिकर आप सब जानते होंगे, डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं हमारे और गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके जो राइटर हैं वो हैं, जर्नलिस्ट हैं सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेंकर। ये नागवेंकर और पाटिल दोनों ने मिलकर ये बुक है वो लिखी है और ये बायोग्राफी है किनकी? मनोहर पारिकर की। नेक्स्ट फैक्ट जो हमें याद रखना है वो है भावनी देवी। ये पहली फेंसर बन चुकी हैं, फर्स्ट इंडियन फेंसर जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए। अभी टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं, उनके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। इससे पहले उन्होंने इंडिया के लिए फेंसिंग में 2017 में गोल्ड मेडल जीता था। फेंसिंग एक तलवारबाजी की कला होती है, आपने देखा होगा, पूरा एक आप कवर पहन के उसके बाद तलवारबाजी जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड फेंसिंग। आगे अगर हम बात करें तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या कह सकते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे, ये हर साल 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI जो है, उसने अभी अभी एक डिजिटल पेमेंट्स जो होते हैं इंडिया में, उनके लिए एक एप्लीकेशन निकाला है जिसे UPI हेल्प के नाम से जाना जाएगा। ये भीम UPI के ऊपर ये UPI हेल्प आपको मिलेगा। ये एक एप्लीकेशन है जो UPI हेल्प के नाम से जाना जाएगा। फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसरो और जापान की जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAX से JAXA, इन दोनों ने मिलके एक वर्चुअल मीटिंग रखी और इनका एक आने वाला मिशन है ल्यूपैक्स मिशन जिसे कहते हैं, यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन जो मिशन है उसके रिगार्डिंग इन्होंने बातचीत की। ये मिशन ये दोनों कंट्रीज एक साथ करने वाली हैं। नेक्स्ट इज एक अवार्ड है जिसे यूनाइटेड नेशंस देते हैं और उस अवार्ड का नाम है एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। ये दिया गया है सस्मिता लेंका को। सस्मिता लेंका जो कि उड़ीसा से हैं और एक फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। तो ये फैक्ट आपको यहाँ याद रखना है। आगे अगर हम बात करें तो इसरो ने उनका एक रोहिणी सीरीज के कुछ साउंड रॉकेट्स होते हैं, तो साउंड रॉकेट लॉन्च किया है RH-560। जो साउंड रॉकेट्स होते हैं ये एक्सपेरिमेंटल रॉकेट्स होते हैं, इनको कुछ किलोमीटर्स तक ही लॉन्च किया जाता है और जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो इन रॉकेट्स के द्वारा करती है इसरो।
तो साउंड रॉकेट किस काम आते हैं? एक्सपेरिमेंट्स के काम आते हैं। दूसरा ये है कि रोहिणी सीरीज का जो साउंड रॉकेट है RH-560 वो अभी अभी लॉन्च किया है इसरो ने। आगे अगर हम बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड, ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक सपना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड हम योजना लागू करेंगे, और ये योजना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी उन मज़दूरों के लिए जो अपना घर छोड़ के इंडिया के दूसरे स्टेटों में काम करने के लिए जाते हैं। अभी अभी इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, मेरा राशन। ये एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, और इसको डेवलप किया है NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। तो मेरा राशन क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज जापानीज साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है रिकेन, और दूसरा है फिजिशु। इन दोनों ने, फिजिशु और रिकेन ने मिलकर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाया है, और उसका नाम है फुकाकू। फुकाकू जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर होगा। तो ये कहाँ का है, कहाँ को बिलोंग करता है? जापान को। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। जी हाँ, 20 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है, तो इसलिए बी हैप्पी। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक एक बार फिर हम आपके साथ होंगे नई खबरों के साथ और कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी आज के टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।